नवंबर 2025 का ये सबसे बड़ा अपडेट है कि अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना वैलिड स्टूडेंट वीज़ा होल्ड करते हैं, पहले वो 20 आवर्स पे काम कर रहे थे न्यूजीलैंड में, अब उसको बढ़ा करके 25 आवर्स कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अगर हम अर्निंग्स में बात करें, अगर पहले आप 1 लाख रुपए अर्न कर रहे थे 20 आवर्स काम करके महीने का, नाउ यू विल बी एबल टू अर्न 1,25,000 रुपया। तो ये स्ट्रेट अवे 25,000 का जंप जो है बेनिफिट के रूप में दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ही। न्यूजीलैंड में लोकल न्यूज़ बहुत चल रही है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है अपना ये जो एजुकेशनल सेक्टर है उसको काफ़ी एक्सपैंड कर रही है, और उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में न्यूजीलैंड एक हब बनने वाला है स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। लिंक्स मैं इसके नीचे सारे डाल दूंगी, ये सारी ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, आप खुद भी जा करके चेक कर सकते हैं। बहुत स्ट्रक्चर्ड पाथवेज निकाले जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अब स्मूथ होगा आने वाले टाइम में, जॉब अपॉर्चुनिटी स्मूथ होंगी आपके लिए। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, पहले कितना कितना टाइम लगता था स्टूडेंट वीज़ा आने में, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया जाएगा। अगर आप 2026 में न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा पे आने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एक सिंपल बेसिक लैंग्वेज में। क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कितने आपको पैसे दिखाने पड़ेंगे, न्यूजीलैंड आने के बाद आपके कितने खर्चे होंगे, क्या आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एवेन्यूज़ रहेंगे, कितने आप पैसे सेव कर पाएंगे, क्या प्रॉस होंगे, क्या कॉन्स होंगे, और मेरी फाइनल रिकमेंडेशन क्या होगी, क्या आपको आना चाहिए न्यूजीलैंड या नहीं आना चाहिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बहुत हेल्प करेगी ये डिसीजन लेने में, और आपका काफ़ी पैसा भी है वो बचाएगी। अगर आपने, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आना इतना आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत पैसे लगते हैं, तो मतलब ये एक सिंपल छोटा डिसीजन नहीं होता, फाइनेंशियली भी बंदा एकदम से हिल जाता है। और स्पेशली हम लोग अपने पेरेंट्स की सेविंग्स एक स्टेक पर लगा करके आते हैं किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। टू द पॉइंट वीडियो है, पर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर देगी। अब सबसे पहला पॉइंट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपने चूज़ करनी है। न्यूजीलैंड के अंदर 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो ग्लोबली भी रैंक करती हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। एक तो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो, मैसी यूनिवर्सिटी आती है, AUT ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, वाइकाटो यूनिवर्सिटी और लिंकन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद हमारे पास पॉलीटेक्निक्स भी आती हैं और ITPs भी आते हैं। ये ज़्यादा फोकस करते हैं प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने चूज़ कौन सी करनी है, तो वो बताती हूँ। अगर तो आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल है, हायर स्टडीज़ अच्छी करी हुई है, रिसर्च बेस्ड किसी कोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओ। ठीक है, अगर आप जॉब रेडी स्किल्स देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, तो फिर आप चूज़ कर सकते हैं पॉलीटेक्निक्स या ITPs। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्टिंग के सेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी इसमें आपकी ट्यूशन कॉस्ट, जो कि आपके कोर्स की कॉस्ट रहेगी। ठीक है, सेकेंडली हम बात करेंगे लिविंग एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका महीने का खर्चा कितना आएगा, और फिर वन टाइम सेटअप कॉस्ट, जिसके अंदर हम डाल देंगे आपका फ्लाइट और लैपटॉप का खर्चा एक्सेट्रा। तो शुरुआत करती हूँ मैं सबसे पहले, ट्यूशन फीस आपकी कितनी बनेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ करना है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं, आपकी ट्यूशन फीस उसके ऊपर डिसाइड होगी। ठीक है, अगर तो आप किसी डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिप्लोमा के अंदर आ रहे हैं तो आपकी ईयरली फीस हो सकती है 9.5 लाख से लेके 13.5 लाख अपना इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, अगर आप कोई मास्टर कोर्स लेते हैं उस केस में आपकी फ़ीस बन सकती है 13.5 लाख से लेके 21.5 लाख रुपए तक। और अगर आप कोई रिसर्च बेस्ड कोई PhD प्रोग्राम में लेते हैं मास्टर कोर्स, फिर आपकी कॉस्ट बन सकती है 18.5 लाख से लेके 27 लाख। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीस ज़्यादा होती है और पॉलीटेक्निक्स के अंदर फ़ीस जो है वो कम होती है। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है ये इन तीनों टाइप्स के अंदर, अगर आप नए हो और आपको नहीं पता। मास्टर कोर्स जो होता है ना, कॉमन टाइप का कोर्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, आप जैसे क्लास अटेंड करते हैं, आपका असाइनमेंट दी जाती है, आपके एग्ज़ाम होते हैं, फिर आप जो स्टडी करते हैं क्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास जो एक रिसर्च बेस्ड मास्टर कोर्स होता है। इसके अंदर क्लासेस बहुत कम होती हैं, आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ थीसिस लिखते हैं, मतलब मोस्टली जो काम है आप खुद से हैंडल करते हैं। क्लासेस बहुत कम होती हैं, एट द एंड आपको वो सबमिट वगैरह करवाने होते हैं। तो ये जो कोर्सेज होते हैं ये हमेशा महंगे होते हैं, पर इनके जो PR के पाथवेज हैं वो स्मूथ रहते हैं, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, ये वो वाले एक्सपेंस है जो कि अनअवॉइडेबल है। सबसे पहला तो हो गया आपका रेंटल, आप शेयरिंग पे ले रहे हैं तो उस केस में आपका ये बन सकता है 9500 से लेकर 13,000 रुपये तक वीकली। यहाँ पर हर चीज़ वीकली होती है, रेंटल भी आपको वीकली देना पड़ेगा। ग्रॉसरीज हो सकती हैं 5,000 से लेकर के 6,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं खाने पीने की। ट्रांसपोर्ट आपका हो सकता है 1,000 से लेकर के 2,500 के बीच में, ये भी वीकली रहेगा। फ़ोन इंटरनेट हो सकता है आपका 1,000 रुपया एक वीक का, और मिसलिनियस लगा करके चलो 1,500 से 2,500 रुपया कोई ऊपर नीचे का खर्चा आ गया तो आपका जो मंथली एक्सपेंस बन जाएगा वो 60,000 से 80,000 रुपया है। ये अनअवॉइडेबल है, ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप बिना किए सर्वाइव कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 10 में से 9 बच्चे जो भी फॉरेन कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं उनका मेन यही होता है कि हमें जॉब मिल जाए। उनको कोर्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उनको मेन है कि हमारी पार्ट टाइम जॉब लग जाए, हमारे पैसे अच्छे बन जाए। ठीक है, नो डाउट आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, रियलिस्टिक सोच रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अब आप 25 आवर्स अ वीक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 1 महीने के 1 लाख रुपया कमाते थे, अब वही रकम आपकी बढ़ करके 1,25,000 रुपया हो जाती है। तो अगर हमने इसमें से मंथली एक्सपेंसेस अपने निकाल दिए जो कि बनते हैं अराउंड 80,000 रुपया, तो आप जो है 20 से 40,000 रुपया इंडियन रुपीज़ जो है वो सेव कर पाएंगे। ये तो मैं बात कर रही हूँ मिनिमम वेज के केस में। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल हो वो थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस केस में आपका जो आवरली रेट है या फिर जो आपकी सैलरी लगेगी वो ज़्यादा भी लग सकती है। पर इतनी सैलरी तो मिनिमम वेजेस तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, इससे कम आपको कोई नहीं देगा। और एक और आपको एडवाइस दे रही हूँ, न्यूजीलैंड आ रहे हो तो कैश की जॉब्स बिल्कुल मत करना। कैश की जॉब्स पहली बात तो सेफ नहीं होती, सेकेंडली उसके अंदर बहुत सारे झंझट होते हैं, तो बिल्कुल कैश की जॉब्स मत पकड़ना। अब इसके प्रॉज क्या है अगर आप न्यूजीलैंड में आके पढ़ते हो? सबसे पहले बता दूं, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बियॉन्ड योर वर्किंग आवर्स कोई काम करने के लिए बोलेगा। ठीक है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी आपको मिलेगी। अगर इंडिया से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस जो हैं देखने को मिलेंगे, बात करने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है आपको एकदम आप अपने आप को अलग थलग महसूस करोगे कि हाय कहाँ पर आ गया। एजुकेशन बहुत अच्छी है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबली रैंक करती हैं। तो ये तो सारे प्रॉज हो गए, इन वजहों से आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी कंट्री न्यूजीलैंड चूज़ करना अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं। कॉन्स की बात कर लूँ तो यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह गर्मी होगी, दोपहर में बारिश चल पड़ती है, रात को ठंड हो जाती है। अभी समर चल रही है, आप देख सकते हैं कि मैंने फुल स्लीव की ये पहनी हुई है, शाम को ठंड हो जाती है। वेदर बहुत वो है। रेंट थोड़े से हाई हैं, वो मैं आपसे अग्री करूंगी कि यहाँ के जो रेंटल्स हैं काफ़ी हाई हैं, क्योंकि हाउस क्राइसिस भी चल रहे थे। एक छोटी कंट्री है जिसका मतलब ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं कम आती हैं, तो कंपटीशन नो डाउट इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना कि अमेरिका, UK, USA वगैरह में रहता है। पर यही है कि अगर आप बेस्ट फिट हो रोल के लिए तो आपको ले लिया जाएगा, अगर आप इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करते हो, CV कवर लेटर आपने अच्छा बना रखा है। उसके बाद इंडिया से बहुत दूर है, मतलब थक जाओगे इंडिया पहुंचते पहुंचते, इतनी लंबी लंबी फ्लाइट है। तो ये इसके बेसिकली कॉन्स हो गए न्यूजीलैंड ना आने के। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है, आपको न्यूजीलैंड आना चाहिए 2026 में कि नहीं आना चाहिए ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा? अगर आप क्वालिटी एजुकेशन और पीसफुल एनवायरनमेंट इंजॉय करना चाहते हैं, आपको मतलब वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ के अंदर बहुत पसंद है, आउटडोर करना आप बहुत पसंद करते हैं, नेचर के करीब हैं, तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड एक बेस्ट कंट्री है पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं स्पेशली स्टूडेंट लोगों की, मुझे वो डाल देना। अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखनी है मुझे बताओ, मैं वो बनाऊंगी। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।